Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to our YouTube channel Desert Rose Psychics. आज हम फोरेंसिक साइकोलॉजी की बायोलॉजिकल थ्योरीज को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम एक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि फोरेंसिक और बायोलॉजिकल थ्योरीज इनमें इनका क्या इनका पर्सपेक्टिव है और ये मतलब थ्योरीज किस तरह से दी गई थी फोरेंसिक और क्राइम से रिलेटेड। Biological theories of crime, which encompass a lineage of thinking dating to 19th century. 19th century से इस पर theories आना शुरू हुई थी gradually. Argue that whether or not people commit crime depend on their biological nature. जो यानी कि इसमें इनका एक पहला जो इनकी परसेप्शन थी क्राइम से रिलेटेड वो ये थी कि उनकी जो जो भी बायोलॉजिकल उनका मतलब जो भी अपने अंदर ट्रेट्स लेकर पैदा होते हैं वो उसी वजह से क्राइम करते हैं। यानी कि मतलब कि एक दूसरी तरफ से अगर बात करें तो इनका ये मतलब था कि क्राइम्स जो भी पर्सन कमिट करते हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो ये सब कुछ सीखता है, ये सब पहले से ही उनके अंदर होता है। सो वो उसी को यानी कि फॉलो अप करते करते वो क्राइम करते हैं और फिर क्रिमिनल बन जाते हैं। द बायोलॉजिकल characteristics that biological theories of crime claim are associated with criminality could include factors such as जिसमें जो फैक्टर्स उन्होंने बताया कि जेनेटिक जो यानी कि जीन्स से उनके अंदर आते हैं ये क्रिमिनल ट्रेट्स जो होते हैं, फिर उनकी न्यूरोलॉजी इसके अंदर बेटर करती है और उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वो इसमें यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर में या क्राइम करने के जो ट्रेट्स हैं उसमें फिजिकल अपीयरेंस किसी भी पर्सन की जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, जिससे यानी कि थ्योरीज भी हैं इस पर, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो बायोलॉजिकल थ्योरीज का एक अगला इनका आइडिया ये था कि बायोलॉजिकल थ्योरीज और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं ये एक दूसरे से अलग हैं और ये एक ही ट्रैक पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है ये इन कंट्रास्ट को कवर करती है कि पर्सन की लिविंग क्या है, पर्सन की सराउंडिंग क्या है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है और पर्सन की पीयर रिलेशनशिप्स किस तरह की है और इस तरह के और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि सोशियोलॉजी से रिलेट करते हैं और वो चीज़ पर्सन को क्राइम कमिट करने में किस तरह से अर्ज करती है ये चीज़। और बायोलॉजिकल दूसरे बायोलॉजिकल में आएगा कि वो इंटरनल फैक्टर पर फोकस करते हैं कि पर्सन के ट्रेड्स ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो उसको क्राइम करने के लिए फोर्स करते हैं। सो ये चीज़ें तो बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो खुद को सोशियोलॉजिकल थ्योरीज से अलग करती हैं। अब फोरेंसिक बायोलॉजी के जो फादर थे कैसे लम्ब्रोसो, उन्होंने एक टर्म डेवलप की थी बॉन्ड क्रिमिनल कि अगेन वो इसी चीज़ को कर रहे कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं पर्सन के, चाहे वो चेंज से आए हो, चाहे वो पर्सन ने मतलब अब वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, बट वो पर्सन के अंदर ही होते हैं और ये सब चीज़ें लर्न नहीं होती। ये बायोलॉजिकल थ्योरीज का कहना था कि पर्सन जो है वो अगर क्रिमिनल है तो इसका मतलब है कि वो बॉर्न क्रिमिनल है, वो बाद में नहीं बना क्रिमिनल। अब हम इसमें एक जो फर्स्ट थ्योरी है हमारी डिजनरेशन थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं और इनका ये आइडिया था कि सर्टेन सोशल क्लासेस जो होती हैं मतलब जैसे कि इसमें हम ये एक आइडिया ले लेते हैं कि सर्टेन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है या कम्युनिटी है अ, उनसे हम ऑलरेडी डरते हैं या फिर मतलब हमें उनसे ये खौफ रहता है कि ये पर्सन क्रिमिनल ही हो सकता है। जैसे कि हम मतलब एक तरह से इसमें ये टर्म यूज़ की जा सकती है कि हम बायस हो जाते हैं और हम एक ही तरह के स्टेरियोटिपिकल अपने जो थॉट्स हैं वो इम्पोज कर देते हैं एक कम्युनिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टेररिस्ट की बात करें अगर, तो टेररिस्ट का एक हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक इमेज ऑलरेडी बना हुआ होता है और हम अगर उस तरह के किसी भी पर्सन को कि मतलब एक पर्सन है जिसने मतलब सर पे मतलब कपड़ा से सब बांधा हुआ है, फिर चादर ली हुई है, फिर बड़ी सी दाढ़ी है, तो हम मतलब सब कोशिश से हम उस तरह के पर्सन को अवॉइड ही करते हैं कि ये मतलब इसका हुलिया ज़्यादा ठीक नहीं है और ये देखने में भी गरीब सा लग रहा है या इस तरह के, यानी कि ये पर्सन जो है हम सब कॉशियसली ये सोच लेते हैं कि ये पर्सन अच्छा नहीं है। सो एक सर्टेन रेस से हम यानी कि इस चीज़ को ख्याल कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है ये जो कम्युनिटी है ये क्रिमिनल्स की ही हो सकती है। सो इसमें उन्होंने डिजनरेशन थ्योरी में उन्होंने रेसेस की बात की थी। फिर जो एक इनका दूसरा पॉइंट था अबाउट
एनीवन्स मेंटल इलनेसेस, कि अगर कोई हम ऐसा कोई पर्सन से हम मिलते हैं या फिर हमारे सर्कल में होता है कि जो मतलब उनकी मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मल ना हो, अगर हम इस तरह के पर्सन्स को भी नॉर्मली अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे या फिर इनके अंदर कुछ ख़ास ऐसे ट्रेड्स हैं कि ये सिर्फ दूसरों को बुरा ही कर सकते हैं। सो इन्होंने मतलब एक रेसिस पर और एक पर्सन की मेंटल इलनेसेस पर मतलब आम तौर पर हमारे आसपास अगर हमें हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर न्यूरोलॉजिकल कुछ उसके साथ मसाइल चल रहे हैं, तो हम उनको अवॉइड करते हैं और उनसे हम ज़रा किनारा ही रखते हैं कि ये मतलब क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्टेट में तो होते नहीं है, सो हमें लगता है कि ये पर्सन जो है यानी कि ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये क्राइम कभी ना कभी या आपको नुकसान पहुंचा देंगे या फिर किसी और को। सो ऐसा अक्सर औकात हो भी जाता है, बट वो क्योंकि एक अनदर उसको अगर हम देखें पॉइंट में, तो वो उनकी तरफ से लॉ इसको क्राइम का जो है वो इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि एंड क्राइम जो है वो पर्सन अपने कॉन्शियस में अगर जो एक्ट कॉन्शियस में होता है वो ही क्राइम होता है। सो ये एक तरह से हमारी तरफ से सोसाइटी की तरफ से एक सोच होती है जिस पर उन्होंने ये थ्योरी में बात की थी। फिर उसके अलावा इसमें मतलब मॉरल मोर बिलीव दैट द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज हशीश अल्कोहल एंड ओपियम, यानी कि जो लोग आसान अल्फाज में ये कि जो लोग नशा करते हैं तो वो क्राइम क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो जब वो नशा करते हैं तो उनके अंदर कुछ जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर, उनके माइंड के अंदर, उस वजह से उनकी जो अर्जेस बढ़ जाती है यानी कि एक्सेसिव हो जाती हैं। तो उस एक्सेसिवनेस में वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई क्राइम कमिट कर देते हैं। उनकी जो इंटेलेक्चुअल उनकी जो स्टेट है वो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उनकी जो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल स्टेट ख़राब होगी तो वो उसको ना बिहेवियर का पता है कि वो क्या शो करें, ना उनके उनके लिए कोई मॉरल वैल्यूज़ मैटर करती हैं। सो जो उनकी तरफ से यानी कि उनकी अर्जेस उनसे कहती है ना वो उसी तरह का एक्ट करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट इवन नो कि वो क्या कर रहे हैं, बट ये स्टिल एक क्राइम होता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पर्सन अगर जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उसको ड्रग यूज़ करने से पहले पता होता है कि वो क्या कौन सा सब्सटेंस यूज़ करने लगे हैं। सो ये चीज़ इसमें ये काउंट नहीं होता है कि ये पर्सन अपने होश में नहीं था तो इसने ये क्राइम कमिट किया और लॉ जो है वो इसको क्राइम इंडिकेट नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ड्रग एडिक्टर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं और वो ऐसा फिर भी क्योंकि अपनी एडिक्शन की वजह से वो ड्रग यूज़ करते हैं और फिर उसमें वो अपना होशोबाज खो बैठते हैं और अक्सर क्रिमिनल्स होते हैं वो ड्रग एडिक्टर्स ज़्यादातर होते हैं। अब इस थ्योरी में इनका एक जो नेक्स्ट पॉइंट था कि जो मॉरल डिजेनरेसी है, यानी कि डिजनरेशन का जो प्रोसेस है ये हेरिटेबल है। ये यानी कि स्प्रेड होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन बायोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकली। सो दिस हैज़ नो एंड अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट। और इन्होंने आगे दो पॉइंट्स मतलब डिफरेंट करने के लिए क्रिमिनल्स की टाइप्स को इन्होंने लवरोसो ने जो दो पॉइंट्स क्लेम किए थे, एटोविस्टिक एंड प्रिमिटिव। एटोविस्टिक का मतलब होता है कि जिनके मतलब लार्ज जॉ होते हैं और मतलब अजीब तरह का अगर चेहरे की बात करें तो थोड़े से अजीब वियर्ड फीचर्स होना, फिर लंबे बाजू होना। और फिर प्रिमिटिव की बात उन्होंने की थी, तो यहाँ पर प्रिमिटिव की जो उन्होंने बात की थी कि उनकी ओरिजिनल कंडीशन होती है ना बाय बर्थ, उसमें बड़े होकर नोटिसेबल चेंज आ जाना। ये एक यानी कि इन दो टाइप्स के बारे में उन्होंने बात की थी कि इस तरह से जो है क्रिमिनल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मतलब इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो पर्सन क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंसेस का अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि जो कि हर दफ़ा ऐसा तो नहीं होता, बट इन मोस्ट केसेस आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल की फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो सकती है। फिजिकली जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर है वो। अगर थीव्स की बात करें तो इसमें उन्होंने बात इस तरह से की थी कि मतलब उनके फेसेस होते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं और ओपन फीचर्स होते हैं उनके। मैनुअल डेक्सटेरिटी मतलब कि उनके हाथों में सफाई होती है बहुत ज़्यादा और उनकी आइज़ जो हैं वो छोटी होती हैं। नेक्स्ट मर्डर्स की बात उन्होंने की कि मतलब उनकी आँखों के बारे में या नज़र की बात करें तो मतलब खून आलूद आँखें महसूस होना और सर्द निगाहें के मतलब महसूस होती हैं जो दूसरों को।
फिर उसके बाद हुक लाइक नोज की उठी हुई उनकी जो है वो नाक होती है। उसके बाद सेक्स ऑफेंडर्स की बात की, दे कैरिड थिक लिप्स एंड प्रोट्रूडिंग ईयर्स, यानी कि कान कान जो है वो बड़े होते हैं उनके। फीमेल क्रिमिनल्स के बारे में उन्होंने ये सर्चेस थी कि ये दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर शॉर्टर इन हाइट एंड मोर wrinkly एंड हैड डार्कर हेयर देन अदर वुमेन, के उनके जो मतलब चेहरा जो है वो ज़रा झुर्रियों ज़्यादा होता है और उनके दूसरे वुमेन की निस्बत ज़्यादा डार्कर हेयर होते हैं, हेयर कलर। और ये चीज़ हर पर्सन पर, हर क्रिमिनल पर अप्लाई नहीं होती, बट अगेन मैं लेट मी रिपीट कि ये ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि रिसर्चेस होती हैं तो जो भी जेल में क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर, सो इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं ना थीव, उनके अंदर इस तरह की फीचर्स पाए जाते हैं जिससे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं क्रिमिनल्स को। बट केस जो है वो डिपेंड करता है, डिफरेंट भी हो सकता है। This made Lombroso argued that criminals were at a more primitive stage of evolution than non-offenders, making them unable to fit into contemporary society. यानी कि वो जब इस चीज़ से उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है ना कि उनके फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो एक तो ये यानी कि वो इसमें उन्होंने बात ये की कि उनके जो डिफरेंशिएट करने का जो उनका प्रोसेस है वो दूसरी मतलब वो दूसरे लोगों से, सोसाइटी से वो डिफरेंट हो जाते हैं। और ये चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी होती है क्राइम क्राइम कमिट करने में। दिस केम विद द इम्प्लीकेशन दैट द क्रिमिनलिटी वॉज हेरिटेबल, के मतलब इससे उन्होंने जो कंक्लूजन अगेन वही निकाला कि हेरिटेबल प्रोसेस होता है क्रिमिनल ट्रेड्स का। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ फीचर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ पिक्चर्स ली गई थी क्रिमिनल्स की लोम्ब्रोसो की तरफ से। इसमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि जो यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है शेल्डन सोमोटाइप थ्योरी। विलियम शेल्डन proposed that a strong correlation between personality and सोमोटाइप, कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट और सोमोटाइप यानी कि पर्सनैलिटी जो पर्सन की फिजिक होती है, इससे जो ट्रेट्स हैं पर्सन की वो उसको क्रिमिनल बनने में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये इस थ्योरी में की यानी कि इस थ्योरी का था पर्सपेक्टिव। From a study of several hundred male physique, he derived three main body types. यानी कि इसमें जो सारी स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद इन्होंने 3 जो टाइप्स थी, एक्टोमो जिसमें था कि करेक्टराइज बाय अ थिन वायरी फ्रेम, कि मतलब ये बहुत कमज़ोर जिसे कहते हैं और स्किनी लोग होते हैं, बहुत पतले। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप इन्होंने इंडिकेट करवाई थी एंडोमो, यानी कि इनके ज़्यादा मोटापा ज़्यादा महसूस होना, इनमें ये ज़्यादा हैवी होते हैं, राउंडेड फिगर होता है इनका। फिर उसके बाद मेसोफॉर्म यानी कि इसमें था कि सॉलिड और मस्कुलर फ्रेम होता है इनका, जिससे अब अपनी इस थ्योरी में शेल्डन ने एक इस बात को ज़्यादा नोट करवाया था कि जो क्रिमिनल्स की बहुत मतलब टाइप होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइप क्रिमिनल्स होती है उनके ये होता है कि वो मेसोफॉर्म्स होते हैं, यानी कि मस्कुलर टाइप के होते हैं ज़्यादातर। इसके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी थी उन्होंने वो ये थी कि सॉलिड मस्कुलर पर्सन बिकेम इन्वॉल्व इन क्राइम एट एन अर्ली एज, के छोटे होने से ही मतलब कि जिनके वो जो मतलब फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं वो छोटे होते से ही अगर यानी कि ये एक कैटेगरी के ऐसा नहीं कि हर पर्सन जो कि फिट है वो क्रिमिनल होगा, नॉट लाइक दैट। बट इसमें ये कैटेगरी होती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उन कैटेगरी की बात की जा रही है कि वो छोटी एज से ही जो मेसोफॉर्म की टाइप होती है वो अर्ली एज से क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब अपनी फिजिक की वजह से, अपने अपीयरेंस की वजह से दे आर प्रोन टू डू क्राइम्स। बाज़ दफ़ा पेयर्स का प्रेशर होता है और या फिर बैड मतलब कोई ऐसा इवेंट हो जाना लाइफ में जो जिसकी वजह से जो मेसोफॉर्म की टाइप है वो ज़्यादातर बचपन से ही क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्कशन होगी इसकी कि मतलब एंडोफॉर्म की जो टाइप है वो कुछ इस तरह से दिखती है कि राउंडेड फिगर होता है उनका, और मेसोफॉर्म ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, और एक्टोमॉर्फ जो है वो ज़्यादा स्किनी मतलब टाइप होती है क्रिमिनल्स की। नेक्स्ट थ्योरी है टेरिमोफिट्स टू पाथ थ्योरी, और इसमें टू पाथ थ्योरी में जो मतलब इन्होंने बात इस बारे में की थी
दो तरह के ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्राइम करते हैं। पहला ग्रुप ये था कि मतलब लाइफ कोर्स परसिस्टेंट ऑफेंडर्स, मतलब वो पर्सन जो कि बचपन ही से ही क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं और फिर वो मतलब मज़ीद उनकी सिचुएशन जो है वो वर्स होती जाती है लाइफ में, आगे आगे एडोलसेंट के पीरियड में, अडल्टहुड के पीरियड में, लेट अडल्टहुड में, फिर मतलब वो बहुत ओल्ड एज में जाने के बाद भी उनके अंदर से ये ट्रेड्स ख़त्म नहीं होते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात क्लियर हमें होती है कि जो भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो उसके बचपन के पहले 5 साल में ख़ास तौर पर डेवलप होती है। सो वो 5 इयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इट डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है। सो अगर तो पर्सनैलिटी जो है क्रिमिनल बिहेवियर चाइल्ड ने बचपन ही से अडॉप्ट कर लिया है तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में वो फर्स्ट होता जाता है आगे आगे। जबकि दूसरा ग्रुप था एडोलसेंट लिमिटेड ऑफेंडर्स, यानी कि जो यंग एज में, जैसे कि एडोलसेंट की एज होती है 15 साल से बाद में लेकर या 18 साल से बाद में, जो उस एज में बच्चे क्राइम करना शुरू करते हैं अगर मतलब पूरी कंपनी की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर अडॉप्ट तो कर लेते हैं और वो मतलब क्राइम्स में देखे भी जाते हैं। बट उनका जो ये मतलब ये जो का होता है क्राइम करने का, बिहेवियर अडॉप्ट करने का, ये ख़त्म हो जाता है यंग अडल्टहुड में जाकर। क्योंकि पर्सन को जो ये यंग अडल्टहुड होता है, ये रियलाइजेशन का पीरियड हो जाता है। तो पर्सन को रियलाइज़ होता है कि जब वो कि गलत और ठीक क्या है, सो इनकी अपनी चॉइस हो जाती है। वो फिर उस एज में जाकर ये इस बिहेवियर को छोड़ देते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया। While life course persistent offenders are rare, but pathological in nature, adolescent and limited offenders are relatively common. कि मतलब जो पहला ग्रुप था कि जो बचपन से क्राइम करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ रेयर होती है कि मतलब वो सदा किसी में नहीं देखा जाता। बट जो दूसरा ग्रुप है कि लेट मतलब एडोलसेंट में जो करना शुरू करते हैं क्राइम, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन होता है कि मतलब बच्चों की कंपनी पर डिपेंड करता है, बच्चों की मतलब सोशल सर्कल पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उठते बैठते हैं। सो अगर तो वो किसी तरह के इस तरह मतलब ऐसे ग्रुप में शामिल हो गए जहाँ पर उनको अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं, या फिर उनको ये मतलब ड्रग्स पर लगाया जा रहा है, तो वो चीज़ें ये अक्सर ही देखी जाती हैं और ये मतलब कॉमन होती है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में। और फिर इसमें इसका फैक्टर ये मतलब बताया जाता है कि ये टेम्परेरी भी होता है, मतलब इस चीज़ से ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। Moffat's two-part theory had important implication for criminal policy as one of the most widely received modern criminologist theories। कि इसको मतलब मॉडर्न की जो थ्योरीज है क्रिमिनोलॉजिकल की, इसमें ये ज़्यादा फेमस थ्योरी है, टू पाथ थ्योरी, Moffat's two-part theory। Not even those who follow Moffat's theory believe that about 5% of the population could be life persistent offenders। पूरी मतलब पॉपुलेशन में से, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 5% होते हैं जो कि पहले ग्रुप में लाई करते हैं। और इसमें द गवर्नमेंट ऑफ हैवर्ड जो इस थ्योरी के रिस्पॉन्स में इन्होंने मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे उनको सोशल थेरेपेटिक जो सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की, ताकि उनकी मतलब अगर उनमें ऐसे के पर्सनैलिटी में ट्रेट्स पाए जाते हैं तो उनको ख़त्म किया जा सके। अब जो दूसरी थ्योरीज थी, मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम, उसमें इस चीज़ को रिसर्च किया गया था, जो कि अब भी तक किया जाता है कि किस तरह से माइंड की जो कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं जो कि इमोशंस और बिहेवियर पर काम करते हैं, तो उसमें किस तरह की डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है कि जिसकी वजह से उनके ट्रेट्स जो है वो मतलब जनरेट होते हैं, उनके अंदर क्रिमिनल ट्रेट्स और फिर वो क्राइम करते हैं। इस चीज़ पर स्टडीज़ मतलब मॉडर्न टाइम में भी की जा रही है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और फोरेंसिक्स से रिलेटेड हम और भी वीडियोज़ को इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। दिस कोर्स इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।